हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को बायोडीजल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो बायोडीजल टॉपिक है उसको मैंने कंप्लीट करना है। बायोमास ऊर्जा में विभोजन में जो बायोडीजल होता है ये बायोमास ऊर्जा के एक प्रकार से बायोमास ऊर्जा होता है। इसमें रासायनिक बंधन टूटते हैं तो उसमें आपको द्वारा आपको एनर्जी प्राप्त होती है। जेट्रोफा एक पौधा होता है, जेट्रोफा एक फसल होती है जिसमें जेट्रोफा आपका प्रजाति होती है जो सूखे में विनाशकारी कीटों के प्रतिरोधी होती है। यह ऐसा बीज उत्पन्न करती है जिसमें से 27 से 40% तक तेल उसमें रहता है। जेट्रोफा तेल डीजल इंजनों हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है, परंतु जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन, डीजल, पेट्रोल आदि की तुलना में लागत नहीं होता है। इसमें जैसे आपका जिसमें लागत नहीं होता, लेकिन यह कि जेट्रोफा बनाया जाता है। करंज, महुआ, नीम आदि का भी ईंधन का प्रयोग में लाया जा सकता है। इन सब का ऑयल जो होता है जैसे करंज का, महुआ का, नीम का ऑयल, ये सब बहुत कड़ुए होते हैं तो इनको आप यूज कर सकते हैं। लेकर असंख्यात व्यक्ति की इससे अच्छी कमाई होने से किसानों की खेती में फसलों को उपजना न बंद करने से खाद्य सुरक्षा पर संकट बना। मतलब कि जब इसके जो आपका जो बायोडीजल होता है इसका उपयोग आप मैक्सिमम कर देंगे तो एक एज ए कैश क्रॉप की तरह काम करेगा। जब ये कैश क्रॉप की तरह काम करेगा तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप यह पाएंगे कि ये आपका उपजाऊ क्षमता उसमें इंक्रीज कर देता है। मतलब कि जो आपका जो अर्निंग होती है इंक्रीज कर जाएगी तो लोग आप जो खाद्य वाले मटेरियल है वो आप उगाना बंद कर देंगे। इसलिए इसमें एक प्रकार से एक पैंकोमिया पिनाटा में भारत में अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में अधिक रूप में उगता है। पैंगामिया पिनाटा में बीजों के लिपिड अंश होता है जिसमें लगभग आधा ओलिइक अम्ल होता है। इसी कारण से जेट्रोफा के अलावा इसमें बायोडीजल का भी विकल्प माना जाता है। मक्का की खेती इथेनॉल की जाती है, जैसे मक्का की खेती इसमें इथेनॉल के लिए जाता है, जबकि जेट्रोफा पैंगोमुखी या सूरजमुखी बायोडीजल के रूप में उपयोग की जाती है। उष्मा रासायनिक परिवर्तन या ठोस बायोमास का दहन करता है जिसमें बायोमास गैसीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों में जीवाश्म आधारित कार्बन युक्त कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन में बदला जाता है। भारत में गैसों में प्रोड्यूसर गैस और सिंथेटिक गैस कहलाता है जो स्वयं ईंधन है। इसका महत्व इस प्रकार से नवीनीकरणीय ऊर्जा का प्राप्त महत्वपूर्ण है। सबसे सामान्य रूप से उपलब्ध गैसीय कारक लकड़ी के बायोमास का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थ जो नारियल, मूंगफली, छिलके आदि भूसी इत्यादि में किया जाता है, जो अन्यथा उपजार समझकर इसमें उसका कचरा समझकर प्रजनन के लिए उसमें बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर उपयोग में डिजाइन आवर्त की जा सकती है। तो इसमें आप देखिए अब इसमें क्या क्या आप करते हैं। जैसे देखिए आपका बायोमास के स्रोत क्या क्या है, अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, सीवेज, जीव जंतु अपशिष्ट, वन लकड़ियाँ, नारियल। एक्चुअल में क्या होता है जैसे पेड़ पौधे ये सब चीज़ें हैं, इस सब चीज़ में एक आपका क्या होता है, इसमें एक जीव रहता है। तो जीव रहता है तो वही कन्वर्ट होता है, इसमें कार्बन रहता है। जब कोई ट्री है उस ट्री को आप कट कर देते तो इसके अंदर एक कार्बन रहता है, तो उस कार्बन एक यूजफुल कार्बन रहता है, तो उसी को हम कटिंग करके डिफरेंट प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, है ना। अब आप इसमें देखिए इसका जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए कौन सा कथन इसमें पूछा सत्य नहीं है ना। अब देखिए जैव ईंधन पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है, यस। इसमें मतलब ये कौन सा पार्ट इसमें पूछा है, जैव ईंधन की लागत प्रभावित, जैव ईंधन का लागत प्रभावित है। ये कौन से कथन, ये इतना बहुत ज़्यादा नहीं। जैव ईंधन ऊर्जा संकट को समाधान की हो सकता है, इसे मक्का से बना सकता है, यस। इसका कौन सा पार्ट हो गया, बी। आपका जैसे जीवाश्म ईंधन कौन कौन से थे, डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये आपका लागत प्रभावी नहीं होता। विकल्प में सत्य नहीं। अतः प्रश्न विकल्प में पूछा कि जेट्रोफा बनाया जा सकता है, करंज, महुआ, नीम आदि के पौधे से जेट्रोफा का बना। निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल, जेट्रोफा। जेट्रोफा 27 से 40% जिसमें ऑयल निकलता है, आपको मैं पहले ही बता दिया था। अब देखिए इसमें आपका फिर इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए चार ऊर्जा के दिए गए इनमें से किस में खेती का एथेनॉल किया जाता है। एथेनॉल की खेती आपका मक्का के लिए किया जाता है। अब देखिए जीव भार, आपका जीव भार मतलब बायोमास गैसीकरण को भारत में ऊर्जा के संकट में भारतीय धारणी सस्टेनेबल हलों में समझा सकता है। इसमें क्या था, नारियल आवरण, मूंगफली छिलका आदि धान की भूसी में उपयोग कर जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। नारियल आवरण, मूंगफली छिलका। और दूसरा क्या है, जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और
कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जीवभार गैसों के द्वारा ज्वलनशील गैसों के उत्पादन में सीधे उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, नारियल का अवकरण, मूंगफली छिलका आदि, धान की भूसी जीवभार गैसीकरण में इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है आपका 1। जो आपका बायोमास होता है उसमें ठोस बायोमास में इसमें आपका दहन कर सकते हैं। उसमें प्रोड्यूसर गैस, जैसे क्या होता है जो आपका डस्ट होते हैं, जो आपका गार्बेज होता है, उस पर क्या होता है मेथेन गैस रिलीज होती है। उस गैस को आप जब कलेक्ट करेंगे तो उसमें आपका मेथेन गैस के रूप में आपको उपयोग उसमें कर सकते हैं। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन में जेट्रोफा के अलावा पैगामोटिया पिनाटा में क्यों उत्तम इसका विकल्प माना जाए? क्योंकि भारत में अधिकांश क्षेत्रों में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। देखिए ये आपका ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर अपने नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। जब जो चीज़ें नेचुरल रहती है तो वो क्या रहता है, वो प्रकृति से आपका इन्वायरमेंट से मिलता है। जो पिनाटा है ये बीजों में लिपिड और अंश बहुतायत होता है। इसमें लगभग ओलिक पाए जाते हैं। तो इसका स्टेटमेंट आपका क्या है, 2 पार्ट दोनों रहेगा सही। पिनाटा भारत में अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। अब देखा अगस्त 2000 ATF के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग कितने जाता है? तो बायोफ्यूल का प्रयोग आप इसमें कितना था, स्पाइस जेट में करने की बात कही थे। स्पाइस जेट में एयर 4 से संचालित किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन कंपोस्ट के लिए संदर्भ नहीं है? तो कंपोस्ट का मतलब कि जो मिक्स चीज़ें रहे हैं, इसमें जैविक निम्नीकरण से कच्चे के अपघटन से गड्ढे में होता इसमें ये स्टेट में कार्बन में पदार्थ एवं पोषक तत्व में अधिक मात्रा होती है। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों को निम्नीकरण प्रक्रिया द्वारा केचुए में धीमा कर देता। तो आपका ये तो केचुआ जो होता है ये आपका रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, जैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट ये गलत दिया था। देखिए आपका, देखिए ये वनिक जैसे उत्तम जैव कंपोस्ट भरपूर उर्वरता था, इसमें निम्नीकरण होता है। वनस्पति में अर्थवान का जो अर्थ था केचुआ था। अब आपका हरित ईंधन, आपका ग्रीन एनर्जी जो थी इसकी आपकी चर्चा की गई है ना। ग्रीन एनर्जी के बारे में आप लोग को देखिए बता देता हूँ। देखिए हरित ईंधन का प्रयोग प्रदूषण की कमी के लिए किया जाता है। इसमें इथेनॉल एक प्रसिद्ध है, एल्कोहल का कहते हैं। हरित ईंधन के रूप में एथेनॉल किसी भी शक्कर में गन्ने का संकर, ग्लूकोज, सोरा, महुआ फल आदि का स्टार्च में पदार्थ होता है। इसमें पाइन, करंज, फर्न किण्वनीकरण एथेनॉल का किया जाता है। हरित इसमें शामिल किया जाता है। गन्ने की खेती के द्वारा आपका बायो इथेनॉल की प्राप्ति की जाती है। इसका प्रयोग आपका सूक्ष्म ईंधन MFC परिवर्तन सबस्ट्रेट एवं विद्युतीय कर देती है। एस्ट्रेट इलेक्ट्रॉनों के परिवर्तन में आपका बैक्टीरिया का प्रयोग उत्पन्न किया जाता है। अपशिष्ट जल के शोधन में आपका हेतु जैविक ईंधन कोशिकाओं के द्वारा प्रयोग जल शोधन में लागत कर देता है। सूक्ष्म जैविक ईंधन में कोशिकाओं में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, एसिटेट, इथेनॉल आदि का प्रयोग किया जाता है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे सल्फाइड सबस्ट्रेट का प्रयोग भी करते हैं। शैवाल आधारित ईंधन के लिए आपका प्रयोग क्या था, ईंधनों में उत्पादकता एवं अभियांत्रिकी को करने हेतु विशेषज्ञता की आवश्यकता है। साथ ही अधिकता उत्पादन के लिए नवाचार हेतु ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। दुर्लभ निवेश की स्थिति में विकासशील देशों में इस प्रकार का ईंधन उत्पादन कठिन होता है। इससे हेतु अधिक पूंजी निवेश की करनी पड़ती है। आर्थिक रूप से व्यवहार में उत्पादन में बड़े पैमाने पर सुविधा एवं पारिस्थितिकी के लिए प्रभावित होता है। आपका डामर जो आपका एस्फॉल्ट है इसका विकल्प है। जैसे आपका जब उसमें चीज़ें रह जाती हैं तो उसमें आपको प्रयोग करते हैं। देखिए पेट्रोलियम आधारित नवीनीकरण, जब आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है तो उसमें आपका उपयोग करते हैं। जैसे आपका स्रोत में चीनी, सीरा, मक्का, लिग्निन, सेलुलोज, ताड़ का तेल, अपशिष्ट सफ़ेद सरसों का प्रयोग में आप करते हैं। गैर पेट्रोलियम आधारित में डामर सड़कों की सतह पर आपका मदद करते हैं। बायोसल्फाट सड़कों की ऊपरी सतह पर बिछाना परिस्थिति की अनुकूल है। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से आपका उत्पादन होता है, न कि कंबस्शन के माध्यम से किया जाता है। फ्यूल सेल हाइड्रोजन में समृद्ध ईंधन ऑक्सीजन में विघटित रासायनिक रूप में संयोग किया जाता है। ऊष्मा जल का उत्पादन करता है। ईंधन की निरंतर आपूर्ति होने के फ्यूल में लगातार वृद्धि होती है। फ्यूल सेल में फ्यूल विशिष्ट द्वारा DC के रूप में उत्पन्न होता है। फ्यूल सेल के रूप में भवनों, विद्युत उत्पादन एवं स्मार्टफोनों, लैपटॉपों का प्रयोग किया जाता है।
सेल की डिजाइन के मर्म में आसन कर गए। फ्यूल सेल के लाभ, आपका फ्यूल सेल में कितना पर्यावरण हित है, जो आपका फ्यूल सेल होता है पर्यावरण होता है, इसमें नॉइजलेस होता है, इसकी दक्षता होती है, अधिक दक्षता होती है, और सेल डिजाइन के लिए माप में हानिकारक अच्छा होता है। जब हाइड्रोजन से हवा जलती है तो यह ऑक्सीजन के रूप में संयुक्त होकर के जल का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया की ऊर्जा की बड़ी मात्रा इतना जूल उत्पन्न करती है। अपने उच्च भाग की उच्चतम ऊर्जा प्रत्यायन के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित रहता है। इस ईंधन के पृथक्करण के लिए प्रकाश अपघटन एवं विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन को महत्व को देखते हुए 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का कितना 1000 मेगावाट की क्षमता का हाइड्रोजन आधारित उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वैज्ञानिक के अनुसार ये भविष्य का ईंधन को हाइड्रोजन को कहता है फ्यूचर का एनर्जी कहते हैं। 2001 में जैविक उत्पादकता को देखते हुए आपका NPOP पर्यावरण के लिए एपीडिया सचिवालय के रूप में 2016 में सिक्किम में जैविक बनाया गया है। देखिए अब इसमें जो आपका जो हाइड्रोजन से एग्जाम्पल है उसके एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है, तो आपका हाइड्रोजन आपका न्यूनतम, आपके देखिए हाइड्रोजन से इतना किलोग्राम प्रति ऊर्जा निकलती है जिसमें लेस आपका पोल्यूशन रहता है। निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम प्रदूषण करता है, तो न्यूनतम प्रदूषण आपका हाइड्रोजन करता है। न्यूनतम प्रदूषण करता है आपका हाइड्रोजन। यही बार बार इस सब एग्जामों के निम्नलिखित में कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है, तो हरित ईंधन का आपका पाइन, फर्न, करंज, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका करंज में आपका इसमें आप कर सकते हैं कि किसमें आपका देखिए एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में करते हैं। एथेनॉल किसी भी पदार्थ को गन्ने, शर्करा, सुक्रोज, स्टार्च में आपका पाइन, करंज, फर्न, किण्विनीकरण को एथेनॉल से प्राप्त किया जाता है। आपका जो इसमें फर्मेंटेशन करते हैं उस प्रोसेस से इसमें प्राप्त करते हैं। गन्ने की खेती द्वारा प्राय इथेनॉल का उपयोग करते हैं। अब आपका देखिए फ्यूल सेल, जिसमें हाइड्रोजन में समृद्ध ईंधन को ऑक्सीजन का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न पैदा करते हैं। अब उसमें फ्यूल सेल में क्या करते हैं, फ्यूल सेल में यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल का उप उत्पाद बायो प्रोडक्ट रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करते हैं। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों एवं विद्युत प्रदाय के लिए किया जाता है, किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के लिए नहीं उपयोगी है। फ्यूल सेल के लिए एसी विद्युत परिवर्तन करते हैं, तो इसमें क्या है, फ्यूल सेल ईंधन के रूप में होता है, तो फ्यूल सेल के उत्पादन के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करते हैं। तो इसमें आपका पार्ट 1 आपका है। फ्यूल सेल एक रासायनिक अपक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन है, न कि दहन कंबस्शन के माध्यम से होता है। इसमें सेल हाइड्रोजन समृद्ध ऑक्सीजन विद्युत रासायनिक रूप में प्रयुक्त करता है। विद्युत धारा, ऊष्मा, जल उत्पादन के रूप में इसमें निरंतर आपूर्ति होने के लिए फ्यूल सेल लगातार आपका उत्पादन कर देता है। फ्यूल सेल विद्युत दिशा में DC के रूप में उत्पादित करता है। फ्यूल सेल का वाहनों के उत्पादन के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि के रूप में आपका उसमें उपयोग करते हैं। देखिए सूक्ष्म जैविक ईंधनों की कोशिकाओं में माइक्रोबियल फ्यूल सेल का उत्पादन करता है। ये जीवित उपयोग के रूप में प्रयुक्त कर स्टोवेस्टेट के रूप में करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के अजैव सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जल शोधन एवं विद्युत उत्पादन के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में की जाती है। तो इसका आपका पार्ट क्या है, 1 और 3। FMC जो आपका होता है जैविक शोधन के रूप में सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टित करते हैं। शैवाल आधारित जैव ईंधनों के उत्पादन में संभव है, तो इसमें क्या, तो उद्योग संवर्धन में विकासशील देशों में क्या क्या किया जाता है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है। जो आपका शैवाल आधारित है क्या उस समुद्रों में क्या कर सकते हैं, तो इसमें शैवाल तो अधिकतर आपके कहाँ पाए जाते हैं, आपका समुद्र में ही पाए जाते हैं। मैक्सिमम मात्रा में आपका शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में ही पाए जाते हैं। महाद्वीपों पर नहीं न, महाद्वीपों में अंदर भी तो शैवाल पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने के लिए इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। यस, इसका स्टेटमेंट से
आर्थिक रूप से व्यवहार को उत्पादन करने के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना होती है, इसमें से पारिस्थितिकी एवं सामाजिक उत्पन्न कर सकता है। तो इसका आपका बी एंड सी दोनों पार्ट इसमें हो गया, जो शैवाल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए बी पार्ट, शैवाल आधारित जीवन उत्पादन के लिए समुद्री महाद्वीपों में संभव है। मतलब आपका शैवाल जो है आपका महाद्वीप ओनली ओशियन में नहीं, कॉन्टिनेंट में भी पाए जा सकते हैं। केंद्रीय बजट 2011 में जैल मूल इसको मूल सीमा के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें मूल सीमा के रूप में आपको किया गया था। पारंपरिक बायोस्फीयर जीवन ईंधनों पर आधारित नहीं होता है, ये सही है। बायोस्फीयर जैविक पदार्थों में निर्मित होता है, यस। अनवनीकरण एवं साधनों के लिए निर्मित हो सकता है ना। बायो एस्फॉल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह पर बिछाना आसानी से अनुकूल, यस। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया आपका बी पार्ट। जो डामर होता है ये विकल्प जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरण स्रोतों से किया जाता है। इनके स्रोत चीनी, सकरा, गिन्ना, सेलुलोज को तोड़कर अपशिष्ट पदार्थों में किया जाता है, उसमें मजबूती भी रहती है। निम्नलिखित में कौन सा आपका सबसे पहला जैविक खेती आधारित कौन सा राज्य बना है? तो सबसे पहले जैविक खेती आधारित वाला आपका सिक्किम। सी। कौन सा दुनिया का पहला 100% जैविक बना है? तो आपका सिक्किम। इसको मैं जैविक खेती के संबंध में के लिए खत्म से जैविक खेती राष्ट्रीय कार्यक्रम नीति एनईओपी, जो आपका जैविक खेती है इसमें एनईओपी के द्वारा आप प्रयुक्त करते हैं। जैविक खेती का ऑर्गेनिक खेती होती है, इसमें आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनिक खेती में आप विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट को करते हैं। ऑर्गेनिक खेती में आप एनईओपी के द्वारा क्रियान्वयन कृषि एवं एपीडा के सचिवालय करते हैं। सिक्किम भारत का पूरी तरह से जैविक खेती है, तो यस, इस तो स्टेटमेंट आपका सही है। ये सिक्किम फिर कहते हैं, इसमें क्या है जैविक एनईओपी के मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके इसके जो मैसेलेनियस है उसके पार्ट को हम देखते हैं। धातु यह है कि खनिज के समय समाप्त होने का योग्य है। जो आपके खनिज है उसमें सौर ऊर्जा आपका मेन अल्टरनेटिव असमाप्त है, ये असमाप्त हो गया। बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वन, उसके कारण पृथ्वी पर भूपट्टी पर पाए जाने वाले जल के स्रोत के कारण होते हैं। भूतापी ऊर्जा के स्रोत आपका नान सन नर्मदा तापी आपका जैसे खंबात की खाली, पश्चिमी घाट। कोयले में सल्फर की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड अल में वर्षा के मुख्यतः उत्तरदायी गैस होती है। साथ ही साथ कोयले के जलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा करती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थापित करने के लिए रेडियो तत्वों की रिसाव रखने के लिए आवश्यकता होती है। रेडियोधर्मी विकिरण के लिए पेड़ पौधों जंतु समूह में करती है। अब देखिए इसमें इसका क्या क्वेश्चन। नाभिकीय शक्ति की परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव को जिनका अध्ययन किया जा सकता है उसमें वायु मृदा रेडियोधर्मी प्रदूषण है, यस। वन अपरोपण एवं पौधे के लिए जाति समूह क्षतित है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट निस्तारण है, तो इसका क्या स्टेटमेंट आपका तीनों पार्ट सही है। आपका तो परमाणु ऊर्जा में संयंत्र में स्थापित करने के रेडियोधर्मी किरणों तथा रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव के ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसमें रेडियोधर्मी पेड़ पौधे का समूह पाया जाता है। कोयला आधारित तापी बिजली घर में अपना वर्षा के अंशदायी होती है, यस। तो इसमें आप कर सकते हैं क्योंकि कोयले के द्वारा कोयले के कार्बन डाइऑक्साइड के उससे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका नाइट्रोजन और सल्फर जो रहता है, तो जब नाइट्रोजन सल्फर निकलता है तो उसमें क्या होता है एसिड रेन बनता है। एसिड रेन से क्या होता है कि आपका जो पौधे रहते हैं उसमें आपका इरोजन होने से संभावना रहती है। जो पेड़ पौधे बिल्डिंग्स भूतापी ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो गोदावरी हिमालय। तो भूतापी क्या आता है कि जैसे आपका जैसे जियोथर्मल क्या होता है, ये लैंड है, लैंड नीचे कुछ जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस पा जाए 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस पा जाएगा, तो उसमें रहे जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, तो वहाँ पर जहाँ टेम्परेचर अपर एंड पाया जाता है। गंगा ये तो मैदानी क्षेत्र, तो यहाँ कोई चांस ही नहीं बनता कि आपका भूतापी बने। अब देखिए, अब इसमें आपको खनिज और उसके बाद
कि सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य, बी का 4, आपका बी का 4 के तो मतलब आपका इसमें 3, अब इसमें ए का 3 खनिज, ए का 3 बायोगैस, 1 अवरोपण वर्षा बायोगैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है पवन, कोयला, सौर, नाभिकीय। तो अब इसमें कोयला कर सकते पारंपरिक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें उसका दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।